बच्चे लोग सब बढ़िया। लाइफ प्रोसेसेज हम लोगों ने शुरू किया था, राइट? शुरू क्या किया था हम लोगों ने? उसमें न्यूट्रिशन शुरू किया। ह्यूमन बीइंग्स में जैसे ही फूड इंटर करता है उसके साथ क्या क्या होता है वो सब कुछ बताया, राइट? ओइसोफेगस तक तो पक्का सब कुछ देख लिया था, सब कुछ याद है ना, राइट? हम लोगों ने क्या क्या देखा था? फूड सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंजेशन होता है। तो इंजेशन का मतलब फूड का बॉडी में इंटर करना। इंटर कहां से करेगा? माउथ से करेगा। उसके बाद माउथ में क्या सिर्फ ऐसे ही जाता है, कुछ होता है? नहीं है। माउथ में ही हमारा डाइजेशन शुरू होता है, राइट? और क्या क्या होता है? टीथ उसे च्यू करता है, राइट? सलाइवा के साथ मिक्स होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है, टंग उसे मिक्स करता है प्रॉपरली, फिर हम लोग स्वेलो करते हैं। स्वेलो करने के बाद फूड ओइसोफेगस में जाता है। ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप में क्या होता है? जो फूड है उसका किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, वो सिंपली पास करता है। जब फूड ओइसोफेगस के थ्रू पास करता है तो उसके मस्कुलर वॉल में एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट होता है जिसका नाम पेरिस्टालसिस है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, राइट? ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है, ठीक है? अगर इन चीजों में कोई डाउट हो, कोई शक हो, देन प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, वॉच दैट होल वीडियो, एवरीथिंग इज देयर इन डिटेल। ठीक है ना? चीजें बड़े आराम से समझ में आएंगी तब, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं ओइसोफेगस के आगे फूड के साथ क्या होता है, ठीक है? आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कम से कम खत्म कर दूं, ठीक है? तो एकदम ध्यान लगा के सुनना। लाइफ प्रोसेसेस कुछ नहीं है यार, ठीक है? हमारे आप में तो हो रहा है अंदर। डाइजेशन तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है? उसी को थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है? तो एकदम सब क्लियर हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि ध्यान से सुनना, ठीक है? जो चीजें नई लगे या पहली बार सुन रहे हो या तुम्हें लगता है कि वर्दी है तो उसे नोट डाउन कर, ठीक है? कॉपी पेन लेकर बैठो, राइट? और क्लास 10th में ना इतना भी नहीं पढ़ना है जितना तुम लोगों को अभी लग रहा हो। एक बार 11th 12th में जाओगे ना तब समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या होती है, राइट? क्योंकि अभी आप लोग इतना सा पढ़ते हैं, 11th 12th में अचानक से इतना पढ़ने को मिलेगा, राइट? तो इतना भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग को थोड़ा सा ही पढ़ना है। मैं योर देसी गुरु जी में आप लोग को थोड़ा और बताऊंगा। थोड़ा और क्यों? क्योंकि अब भाई हम हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मल स्टूडेंट से कुछ तो अलग होने चाहिए ना, राइट? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है? उसे भी ग्रास्प करने की कोशिश करो, आगे हेल्प ही करेगा, राइट? तो चलो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो ओइसोफेगस से फूड निकल चुका है, राइट? अब फूड कहां जाएगा? स्टमक में, राइट? स्टमक में फूड के साथ क्या क्या होगा देखते हैं। स्टमक क्या होता है ये तो पता है ना? स्टमक एक जे शेपेड ऑर्गन होता है। रफली तो जे शेप का दिख रहा है ना, लाइक दिस, ठीक है? जो ह्यूमन बीइंग में जो स्टमक होता है, चाहे किधर होता है, लेफ्ट में या राइट में, ये तो पता है ना भाई? स्टमक किधर होता है? स्टमक लेफ्ट साइड होता है। मतलब ये जो डायग्राम है ना, इसमें इधर लेफ्ट है, दिस वन इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड, ठीक है? अगर ये मेरा स्टमक है मान लो, तो ये कुछ इसी पोजीशन में है मेरे बॉडी में, ठीक है? दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट, ठीक है? ये क्या है? ये ओइसोफेगस का ओपनिंग है, ठीक है? यहां से फूड ओइसोफेगस से यहां आने वाला है, ठीक है? ओइसोफेगस से जो फूड आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, राइट? बताया था ना, जैसे ही फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, च्यू हुआ, राइट? अब वो जब ओइसोफेगस में एंटर कर चुका है तो वो बोलस है। अब वो बोलस स्टमक में आएगा थ्रू ओइसोफेगस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आएगा, राइट? और ये भी बताया था कि ओइसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर एक वॉल्व होता है, एक स्फिंक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है? फूड के बैकफ्लो को रोकना। फूड आगे ही आए, वापस ना जाए एक बार आने के बाद, इसे ये स्फिंक्टर प्रिवेंट करता है। जैसे ही फूड अंदर में पास होता है ना, ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, देन फूड डजंट हैव अ बैक फ्लो, राइट? जब हम वॉमिटिंग करते हैं, जब हमें उल्टियां आती है, जैसे कई लोगों को होता है ना मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस समझते हो? गाड़ी पर, कार्स में, बसेज में लोगों को ना उल्टी फील होती है, ठीक है? इसका दर्द मैं भली भांति समझता हूँ, राइट? आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो
होता क्या है वॉमिटिंग के सिचुएशन में कि ये जो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है ये फोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है, और फूड बैकफ्लो कर जाता है। अगर ये क्लोज्ड रहेगा तो फिर वो नहीं होगा, तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब स्टमक में फूड आ चुका है, अब स्टमक में होगा क्या क्या? स्टमक इज अ जे शेपेड बैग। क्या है ये एक जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जे शेपेड बैग, राइट। अब फूड इसमें एक मिक्स होने वाला है विद समथिंग कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको गैस्ट्रिक वर्ड सुनाई दे, गैस्ट्रिक, दैट मीन्स समथिंग हैज टू बी रिलेटेड विद स्टमक। गैस्ट्रिक का मतलब ये स्टमक से पक्का कुछ मतलब है, ठीक है। तो यहाँ किससे मिक्स हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस से। अब ये तो पूरा जूस है, तो जूस में कुछ कुछ चीजें मिलाकर बनती है ना, तो इसमें जो सबसे पहला चीज मिलने वाला है वो होता है HCl। HCl इसको पहचानते हो ना? HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही वाला एसिड, राइट। और ये एसिड का जो पीएच है स्टमक में वो करीब 2 के आसपास होता है, ऑलमोस्ट 2, 1.8 टू 2 समथिंग, राइट। ये एसिड इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीएच पता है ना? पीएच हम लोग 0 से 14 तक के स्केल में एसिड या बेस का स्ट्रेंथ नापते हैं। 0 के जितना नजदीक रहेगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है, और जितना दूर उतना बेस उतना ही स्ट्रांग होता है या एसिड उतना ही वीक होता है। तो ये देखो 1.8 से 2 के आसपास है, ठीक है, कितना नजदीक है 0 के? कम से कम 7 के मुकाबले तो बहुत नजदीक है, 7 न्यूट्रल का होता है, राइट। सो दिस इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, राइट। दूसरा चीज मिलता है पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सी नहीं, पेप्सिन, राइट। अब ये क्या करेगा बता, अभी समझते हैं हम लोग। और तीसरा चीज मिलता है म्यूकस। ये जो म्यूकस होता है ना, ये स्टमक के वॉल पे, ये जो स्टमक का वॉल है इस पे इसका कोटिंग होता है, मतलब इस वॉल पे एक पतला सा लेयर चढ़ा होता है म्यूकस का, राइट। दिस इज म्यूकस। म्यूकस तो समझते हो ना यार? म्यूकस नाक से कुछ निकलता है, कुछ लोग नाक में डाल के ऐसा साफ करते रहते हैं रेगुलरली, दैट इज म्यूकस, ठीक है। म्यूकस पूरे गट में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में भी प्रेजेंट है। म्यूकस का काम क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पर एक कॉमन सा फंक्शन होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। ये एक उसका सिंपल सा फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ तो ये हम लोग यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो फूड किन किन चीजों के साथ मिक्स हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस, राइट। तीनों का अपना अपना काम है, इस तीनों के कलेक्टिव कॉम्पोजिशन को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? गैस्ट्रिक जूस, राइट। और फूड यहाँ पर स्टमक में करीब 2 से 3 घंटे तक रहने वाला है, और इन 2 से 3 घंटों में वो प्रॉपरली मिक्स होगा, राइट। सो फूड विल स्टे इन स्टमक फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स, ठीक है। अब एकदम घड़ी देख के काम नहीं लेंगे कि अच्छा 2 घंटा हो गया अब फूड निकल गया हो, राइट, या 3 घंटा हो गया, ऐसा नहीं है। 2 से 3 घंटा रेंज में लेंगे, कभी हो सकता है आधे घंटे पहले ही निकल जाए, कभी आधे घंटे लेट से निकले, वो फूड पर डिपेंड करता है। गैस्ट्रिक जूस सही से सिक्रीट हुआ है या नहीं हुआ है उस पर डिपेंड करता है, मसल के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला चीज है HCl। इसका काम क्या है HCl का? सोचो क्या काम हो सकता है? वैसे तो इसका एक सिंपल सा फंक्शन है, टू डिसइंफेक्ट। ये इसका माइनर फंक्शन है, ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा फंक्शन है कि वो फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आया है तो उसको किल कर देगा, थोड़ा सेफ बना देगा फूड। जो बोलस आया है, अगर सलाइवा में से लाइसोजाइम, लाइसोजाइम याद है ना? सलाइवा में एक बैक्टीरियासाइडल सब्सटेंस मिल रहा था, अगर उससे भी कुछ बच गया हो तो शायद यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट ये इसका मेन फंक्शन नहीं है, इसका मेन फंक्शन है इज टू एक्टिवेट पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन, ये जो दूसरा वाला चीज है ना गैस्ट्रिक जूस में, पेप्सिन, उसको ये एक्टिवेट करता है, राइट। पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिन के फॉर्म में ही रिलीज नहीं होता, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है। किस फॉर्म में? पेप्सिनोजेन। आई रिपीट, पेप्सिनोजेन। जब भी ये लास्ट में GN लगा है ना, जेन, तो उसका मतलब होता है कि उसका इनएक्टिव फॉर्म या उसके पहले का फॉर्म। जेन का मतलब जनरेट, तो पेप्सिनोजेन क्या जनरेट करेगा? पेप्सिन।
कब? जब एक्टिव होगा। पेप्सिनोजन एक्टिव कब होगा? जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उस पर एक्शन हो, राइट, जब उसको कम पीएच मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H+ आयंस रिलीज करेगा ना, वो H+ आयंस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पेप्सीन में। ठीक है, और ये इसका एक्टिव फॉर्म, राइट, ये हमें चाहिए, फूड को इससे मतलब है डाइजेस्ट होने के लिए। और ये एक एंजाइम है, पेप्सिन इज एन एंजाइम। ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को। माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा था? स्टार्च का, अप टू 30% ऑफ स्टार्च। यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारा प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो अगर कभी भी सवाल उठे कि स्टमक में सबसे ज्यादा क्या डाइजेस्ट होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, या ऐसा पूछे कि प्रोटीन का जो मेजर साइट ऑफ डाइजेशन है, तो वो स्टमक होगा। ठीक है, किसके बदौलत? पेप्सिन के बदौलत, राइट। अच्छा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या मिलेगा हमें? प्रोटीन टूटेगा तो क्या मिलता है? वैसे तो रास्ते में बहुत सी चीजें मिलती है, बट फाइनली जो उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये प्रोटीन के मोनोमर्स हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये उसे डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फाइनली है म्यूकस। देखो, म्यूकस का ऐसा फूड पे कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ये डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, बल्कि उसे सपोर्ट कर रहा है। कैसे? अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1.8 to 2 है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है ना, इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे मस्कुलर वॉल से अगर टच होगा तो बचेंगे हमारे सेल्स? नहीं ना, इतने एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई हम लोग अपने स्टमक में इतना खतरनाक एसिड लेके घूम रहे, राइट, इससे बचने का कुछ तो तरीका होगा। भगवान जी स्मार्ट, राइट, उन्होंने मैकेनिज्म दिया है, वो मैकेनिज्म म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है? स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl। अब HCl जब तक सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा स्टमक वॉल के, तब तक वो सेफ रहेगा। ठीक है, तो म्यूकस का काम क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अभी इसी में कभी कभी क्या हो जाता है ना, कि कभी म्यूकस कम सिक्रीट हुआ या उसका लेयर थोड़ा पतला रह गया। ठीक है, अभी जैसा देखो, यहाँ पे म्यूकस का लेयर थिन है, राइट, यहाँ पे थिक है, तो यहाँ पे तो HCl एक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा एक्ट कर जाए, राइट। तो क्या हुआ कि वहां पर का जो सेल्स है, जो टिश्यू है, वो थोड़ा डिस्ट्रॉय होगा और हमें वहां पर जलन फील होगी। ठीक है, इसे ही हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। जब या तो एसिड ही ज्यादा सिक्रीट हो जाए, या हो सकता है म्यूकस कम सिक्रीट हो। ठीक है, या हो सकता है सब कुछ नॉर्मल है पर कहीं कहीं पे उसका लेयर थिन है, राइट। तो एसिड जब स्टमक वॉल के कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, राइट। इसे हम लोग ठीक कैसे करते हैं? कुछ नहीं, इनो पीते हैं यार, इनो 6 सेकंड में काम हो जाता है, ऐड आता है ना इनो का। तो इनो में क्या होता है? इनो में एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स यानी कि एसिड का ऑपोजिट, राइट। बेसिस होते हैं बेसिकली, जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। दैट्स इट। तो हम लोग का स्टमक ठीक हो जाता है। अगर मान लो कि ऐसा रेगुलरली होने लगे, मतलब बार बार होने लगे, तो फिर स्टमक में ना एक परमानेंट टाइप का इंजरी हो जाता है उसके वॉल में, तो उसे फिर हम लोग अल्सर बोलते हैं, राइट, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, अल्सर अगर एक बार हो गया ना, तो वो बार बार वो और फूड के साथ वो खुद खुरेदता है उसको। ठीक है, और एसिड का रिपीटेड एक्शन होता है, तो वो सीवियर भी होने लगता है, राइट। इसीलिए खाना वाना हमें सही से खाना चाहिए, सही से डाइजेस्ट हो, राइट, सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉमिटिंग होती है ना, तो यही वाला फूड वापस आता है, तो वो तो एसिड को लेकर आएगा ना। ठीक है, एसिड के साथ आएगा, इसलिए जो वॉमिट होता है जब वो गले वगैरह से गुजरता है, तो वहां पर थोड़ा जलन जलन फील होता है। ठीक है, वो जो उसका अजीब सा जो टिंज होता है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड। ठीक है, आई बात समझ में? ये सब काम हो गया, 2-3 घंटे तक यहाँ रहा। स्टमक क्या करेगा? स्टमक में एक जो पेरिस्टाल्टिक, अब इसमें तो स्ट्रिक्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है, इसमें जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। स्टमक थोड़ा चर्निंग मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। चर्न क्यों करना है भाई? चर्न इसीलिए करना है क्योंकि मिक्स करना है ना गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड को। ठीक है, सो चर्निंग मूवमेंट होता है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, तो जो फूड है वो यहां से निकलेगा और जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। और इंटर क्या किया था, जब इंटर किया था तो उसे हम लोग बोल रहे थे बोलस, यही बोल रहे थे ना, बोलस। जब यहां से निकलेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे शाइन। और जैसे ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर था, ठीक वैसा ही एक स्फिंक्टर यहां भी स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होगा। वहां पे उसका नाम क्या था, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर। याद रहेगा भाई, किसके किसके बीच में है, स्टमक और ओइसोफेगस। तो गैस्ट्रो वर्ड स्टमक के लिए और ओइसोफेगस, तो ओइसोफेगस है ये फूड पाइप, तो गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्फिंक्टर यहां पर है। यहां पे क्या हो जाएगा, गैस्ट्रो डियोडिनल स्फिंक्टर, ठीक है। या इसे ही हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतना सारा पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, नया नया टर्म, राइट, याद तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, एकदम याद होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, राइट। सो ये क्या बना, ये बना हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये कैसे याद रखेंगे, ये यूं याद रखेंगे कि जो ये जो स्टमक का जो पोर्शन है ना, लास्ट वाला जो डियोडिनम से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसे हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरस, राइट। तो पाइलोरस पे जो स्फिंक्टर मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर क्या है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है फूड के या किसी भी मटेरियल के यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखना, बैक फ्लो नहीं होने देता, राइट, ये वापस नहीं आए, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। तो इतनी सारी बातें होंगी स्टमक में। इसके बाद स्टमक से फूड शाइम बनकर आगे पास होगा इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चल, जो नोट कर लेना है, ठीक है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे प्लीज नोट इट डाउन। चल, सो नेक्स्ट, नाउ द फूड हैज अराइव्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये देखो, ये जो पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड डियोडिनम, सी शेप का होता है, सी शेप है, ठीक है। ये जो सी शेप का यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन है ना, दिस इज डियोडिनम, ठीक है। सेकंड वन इज कॉल्ड जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होंगे, डियोडिनम, जेजुनम और तीसरा होगा इलियम, ठीक है। सबसे लंबा वाला पोर्शन आपका इलियम है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, दिस इज जेजुनम। सबका अपना अपना काम है। फूड यहां से इंटर कर चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डियोडिनम के थ्रू, उसके बाद जेजुनम में आएगा और फाइनली आएगा इलियम में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये करीब करीब एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में अप्रोक्स 7 मीटर लॉन्ग होता है, 7 मीटर लंबा, ठीक है, 7 मीटर्स, ठीक है। हम लोग का नॉर्मल हाइट होता है 1.5 मीटर के आसपास, ठीक है, 1.5 से 2 मीटर के बीच में। ये 7 मीटर लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन लेके घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है, अपने शरीर का करीब 3 साढ़े 3 गुना, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो लेंथ है ना, ये बहुत अच्छी बात है, ये फूड को टाइम देता है एब्जॉर्ब होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए, ठीक है। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है कंपेयर्ड विद कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स में उनका जो गट है, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, ओवरऑल गट, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चीज बहुत अपरेंट दिखती है क्लियरली, उसका थिकनेस भी ज्यादा होता है, जबकि कार्निवोर्स में कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हर्बीवोर्स है ना, वो ज्यादा रॉ फूड खा रहे हैं, कार्निवोर्स वो फूड खा रहे हैं जो थोड़ा प्रोसेस हो चुका है। अल्टीमेटली फूड आ तो रहा है प्लांट से, प्रोड्यूसर से, राइट। तो एक है कि उसने डायरेक्ट प्लांट खाया, एक है कि डियर ने प्लांट को खाया, लायन ने डियर को खाया। तो डियर ने तो भाई प्लांट को थोड़ा प्रोसेस कर ही दिया है अपने गट में, लायन ने तो डियर को खाया ना, तो वो फूड थोड़ा ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। तो कार्निवोर्स को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जितनी कि हर्बीवोर्स को करनी पड़ रही है, राइट। तो इसीलिए कार्निवोर्स का जो गट होगा वो थोड़ा छोटा होगा इन लेंथ और थोड़ा थिन होगा इन डायमीटर, जबकि हर्बीवोर्स का जो गट होगा थोड़ा लंबा होगा और थिक होगा इन डायमीटर, ठीक है। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये सबसे ज्यादा डाइजेशन वाला साइट है, दिस इज मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन भी होगा यहाँ पे और डाइजेशन तो होगा ही होगा, राइट। तो डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, डियोडिनम में भी एब्जॉर्प्शन होता है और डाइजेशन में भी होता है, जेजुनम में भी होगा और इलियम, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का,
राइट, ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी। स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से फिर फूड इधर इंटर करता है। कौन सा फूड? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, फाइनल डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, राइट, और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे, फूड थे, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब क्या बचा? जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वही बचा ना, तो वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से इंटर करता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जो डिओडिनम था ना, डिओडिनम जो पहला पोर्शन था सी शेप का, वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन तो अपने सिक्रीशन से ऐड करेगा ही, वो खुद भी सिक्रीट करता है। लिवर और पैनक्रियाज, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर डिओडिनम, ठीक है, ये डिओडिनम का पोर्शन है। इधर से स्टमक से फूड इंटर करेगा और इधर आगे फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये पैनक्रियाज है, यहीं पे रहता है, राइट। हमारा लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक है, राइट साइड में लिवर है, ठीक है, और डिओडिनम में जा रहे, और वहीं पर पैनक्रियाज है लेफ्ट साइड में। दिस वन इज पैनक्रियाज, जो पत्ते जैसा दिख रहा है, दिस एंड दिस इज लीवर, ठीक है, दिस इज लीवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिवर। करीब 1.5 से 2 किलो का मास होता है इसका, ठीक है। लिवर उठाओगे ना हाथ में तो फील होगा कि लिवर है भाई, राइट। लिवर की एक खास बात और है, लिवर का टिश्यू जो है ना वो रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर लिवर का एक कोई पोर्शन कट कर हट गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा समय दो, वो लिवर अपने आप को रीजनरेट कर देगा, पूरा लिवर फिर से बन जाएगा। लिवर के पास करीब 90% रिकवरी का चांसेस होता है, मतलब 90% तक लिवर अगर आपने आप लॉस कर चुके हैं, वो उसे भी रिकवर कर पाएगा विद लिटिल एफर्ट, राइट। तो ये रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है लिवर के पास। और ये क्या है? दिस वन, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। व्हाट इज कॉल्ड? गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। देखो ब्लैडर का मतलब बैग होता है, कुछ स्टोर करने वाला ऑर्गन, जैसे यूरिनरी ब्लैडर तो सुना ही होगा, जो यूरिन स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करेगा? बाइल स्टोर करता है, बाइल जूस, ठीक है। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, और गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है। बता रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेज बाइल जूस, ठीक है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है? ये उसको स्टोर करता है और उसे कॉन्सेंट्रेट करता है, स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स बाइल जूस, ठीक है। मतलब लिवर ने बाइल जूस बनाया, उसको वो भेज देता है कहाँ? गॉल ब्लैडर में, इन डक्ट्स के थ्रू। गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करेगा और उसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेगा, मतलब उसका उसे थोड़ा गाढ़ा करेगा, गाढ़ा समझ सकते हो ना, ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड वगैरह पढ़ा है ना, तो वही उसे कॉन्सेंट्रेट करेगा और फिर जरूरत पड़ने पे रिलीज करेगा, राइट। अब रिलीज का मैकेनिज्म क्या है कि देखो, ये जो डक्ट आ रहा है ना, ये वाला डक्ट, ठीक है, दिस वन, इस डक्ट का नाम है हेपैटिक डक्ट, याद रहेगा, हेपैटिक डक्ट। हेपैटिक का मतलब होता है लिवर, तो लिवर से डक्ट आ रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? हेपैटिक डक्ट, ठीक है, इसमें क्या ही मुश्किल है। और ये जो डक्ट आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ठीक है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है? ये जो डक्ट आ रहा है इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक वर्ड गॉल ब्लैडर को ही रिप्रेजेंट करता है, सिस्टिक जहां भी मिले मतलब कुछ ना कुछ गॉल ब्लैडर से ही मतलब। तो ये हो गया सिस्टिक डक्ट। तो क्या हुआ? इधर से आ रहा है सिस्टिक डक्ट और इधर से आ रहा है हेपैटिक डक्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों के मिलने से जो डक्ट बना ये वाला, राइट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। एक आया क्या? हेपैटिक डक्ट, कहां से आया? लिवर से आया। और गॉल ब्लैडर से आया सिस्टिक डक्ट, दोनों मिले क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि दोनों का काम बाइल ही ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कॉमन बाइल डक्ट इधर से आया और ये इधर से देखो आ रहा है ये पैनक्रिएटिक डक्ट, इसका नाम क्या है?
दिस इज कॉल्ड पैनक्रिएटिक डक्ट। अब ये तो याद रहेगा यार, पैनक्रियाज से आ रहा है, ठीक है, दिस इज पैनक्रिएटिक डक्ट। अब ये पैनक्रिएटिक डक्ट मिला किससे, कॉमन बाइल डक्ट से। तो ये वाला जो पोर्शन बना, अब इसको हम लोग बोलते हैं हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, क्योंकि लिवर से आ रहा है और पैनक्रियाज से आ रहा है, इसीलिए हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि फाइनली डिओडिनम में ओपन करेगा और अपना सिक्रीशंस ऐड करेगा। सिक्रीशंस क्या क्या है, लिवर से बाइल जूस आ रहा है, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस आता है, ठीक है, लिवर से बाइल जूस, पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है, समझ में आया। लिवर से क्या आया, हेपाटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से क्या है, सिस्टिक डक्ट, दोनों जुड़े क्या बना, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट किससे जुड़ा, पैनक्रिएटिक डक्ट से, जो कि पैनक्रियाज से आ रहा है। अब मिलने से क्या बना, हेपाटो पैनक्रिएटिक डक्ट, जो कि किसमें गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लिवर और पैनक्रियाज दोनों के सिक्रीशंस को लेकर गए, राइट, एनी प्रॉब्लम, राइट। चल, अभी बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मतलब फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, वो वाटर सोल्यूबल तो होते नहीं है, तो उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा मुश्किल होता है, राइट, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। देखो, इमल्सिफिकेशन टर्म मैंने अपने मन से यूज नहीं किया है, कुछ इंग्लिश शो ऑफ करने के लिए नहीं यूज किया है, बुक्स में आपको यही वाला वर्ड मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब फैट का इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि एब्जॉर्ब होने वाला है नहीं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंजाइम अच्छे से एक्ट करेगा, सिंपल, सब कुछ तो समझ बता ही चुका हूँ, राइट। तो बाइल जूस का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस में मिलता क्या क्या है, पानी मिलता है और कुछ सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स मिलते हैं, और दो पिगमेंट्स मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है बिलीरुबिन, क्या, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट्स होते हैं, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ब्लड हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं, ठीक है, तो टूटने से क्या होता है ना कि इनका कुछ काम होता नहीं है, तो बॉडी इनको एक्सक्रीट करना चाहता है, एक्सक्रीट करने के लिए क्या करता है, वो उसको बाइल जूस के साथ मिक्स कर देता है, ठीक है, बाइल जूस के साथ वो जाएगा फूड के साथ और अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, इसीलिए बाइल जूस का भी कलर येलोइश हो जाता है, ठीक है। और अगर बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ गया ब्लड में बाई चांस ड्यू टू सम प्रॉब्लम और इश्यू, तो एक बीमारी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि पूरा बॉडी ना थोड़ा येलोइश हो जाता है, मतलब आंख का ये जो व्हाइटिश पोर्शन है स्क्लेरा, वो आपको बड़ा क्लियरली येलोइश दिखेगा, ठीक है, स्किन का कलर थोड़ा पेल हो जाएगा, राइट, दैट इज जॉन्डिस। तो बाइल जूस में क्या मिल रहा है, एक पिगमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बिलीरुबिन, ये कैसे बन रहा है, हीमोग्लोबिन के टूटने से, ठीक है, किस कलर का है, येलो कलर का है, ठीक है। चलो, पैनक्रिएटिक जूस जो कि पैनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, उसमें क्या होता है, देखो बाइल जूस का एक ही काम, सॉरी दो काम, एक तो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वो फैट्स को तोड़ेगा, दूसरा काम ये भी है कि बाइल जूस ना अल्कलाइन होता है, ठीक है, कैसा होता है, अल्कलाइन, तो अल्कलाइन होगा तो उससे क्या फायदा होगा, सोचो, अल्कलाइन होगा तो क्या होगा, देखो अभी जो शाइम आया था स्टमक से फ्रेश फ्रेश, वो तो एसिड के साथ मिक्स था ना यार, राइट, तो खैर स्टमक के पास तो मैकेनिज्म था, म्यूकस था उसको बचाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन उतना सेफ नहीं है, तो वो अगर वही एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, ऐसा नहीं चाहिए हम लोगों को। तो बाइल जूस क्या करता है ना, अल्कलाइन होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। बाइल जूस के दो काम, पहला फैट्स को इमल्सिफाई करना और दूसरा न्यूट्रलाइज करना, किसको, एसिडिक फूड, ठीक है। चल, पैनक्रिएटिक जूस, इसमें पहला एंजाइम जो आपको ध्यान में रखना है वो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के याद करो, टाइलिन, टाइलिन कहाँ मिला था, माउथ में, सलाइवा में, सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या है, ट्रिप्सिन, सलाइवरी अमाइलेज का काम था स्टार्च डाइजेशन, स्टमक में पेप्सिन था, उसका क्या काम था, उसका काम था प्रोटीन डाइजेशन, ट्रिप्सिन का भी काम प्रोटीन डाइजेशन, ये भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, जो बचा खुचा रह गया हो स्टमक के बाद उसको कर देगा,
दूसरा होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्सिन। ठीक है, आप इसे पैनक्रिएटिक अमाइलेज भी बोल सकते हो। इसका नाम क्या है? अमाइलोप्सिन। ठीक है, इसका भी काम वही है, स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और मिलता है लाइपेज। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड्स को, यानी कि फैट्स। याद हुआ? ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन। ठीक है, जिस तरीके से पेप्सिन कर रहा था, पेप्सिन किस फॉर्म में रिलीज होता था? पेप्सिनोजेन। वो एसिड के एक्शन के कारण कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ठीक उसी तरीके से ट्रिप्सिन भी किस फॉर्म में रिलीज होता है? ट्रिप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव होता है, वो फिर कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में। वो भी कन्वर्ट होता है ड्यू टू एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, एंटेरोकाइनेज। ठीक है, ENTEROKINASE। दूसरा है पैनक्रेटिक अमाइलेज। अमाइलेज है भाई, किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को, ऑब्वियसली। ठीक है, और तीसरा लाइपेज, लिपिड्स को, यानी कि फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये सब जाके फूड के साथ कहाँ मिक्स हो रहा है? डिओर्डिनम में। ठीक है, चल, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना चीजें? समझ में आनी ही चाहिए। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि डिओर्डिनम में क्या हुआ कि फूड यहाँ पे मिक्स हुआ, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस, सब कुछ मिक्स हुआ। अब फूड का जो भी डाइजेशन होना है होगा, फिर पहुंचेगा जेजुनम में। जेजुनम में क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपना खुद का सिक्रेशन भी ऐड करेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस का एक्शन हो गया, पैनक्रियाटिक जूस का एक्शन हो गया। अब बारी है इंटेस्टाइनल जूस की। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है, फाइनल, लास्ट वाला डाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या होगा? जो भी बचा कुछ है सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस में हर टाइप के न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए भी होता है, प्रोटीन के लिए भी होता है, फैट्स के लिए भी होता है, यहाँ तक कि यहाँ ना डीएनए, आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, उनको भी तक डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे होगा फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। राइट, ये क्या करेगा? ये फाइनल डाइजेशन करेगा एकदम। हर वो चीज जो कि बचा रह गया था सबको डाइजेस्ट कर देगा, और फूड को इस फॉर्म में रेडी कर देगा कि अब वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है। ठीक है, अब बस एब्जॉर्ब होना काम। एब्जॉर्प्शन की शुरुआत भी जेजुनम में ही हो जाएगी। वैसे एब्जॉर्प्शन थोड़ा थोड़ा माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, डिओडिनम में भी होता है, लेकिन जो असली वाला एब्जॉर्प्शन है, जो मेन एब्जॉर्प्शन है, वो जेजुनम में शुरू होगा, और उसका मेन एब्जॉर्प्शन होगा इलियम में। तो इलियम का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, राइट। अभी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? अब एब्जॉर्प्शन के लिए भी स्पेशल मैकेनिज्म क्या है? देखो, ये जो इलियम है ना, इसका जो वॉल है, उसके पास ना कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। राइट, हम लोगों को क्या लगता है कि इलियम ऐसा फ्लैट वॉल होता होगा? राइट, ऐसा होता नहीं है। अगर माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इसके वॉल में ना बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसे आप 2 डायमेंशन में नहीं, 3 डायमेंशन में सोच कर देखो ये कैसा होता है। ठीक है, फिगर में वैसे ही दिखाने की कोशिश की गई। राइट, ऐसा बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। माइक्रोविल्लाई। ठीक है, और ऐसे मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। राइट, मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, और अब इससे फायदा क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया भाई, सरफेस एरिया लाखों गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब खुद ही सोचो ना, पहले क्या था? अगर वॉल ऐसा होता सीधा तो इतना ही एरिया मिल रहा था ना, जितना ये इसका लेंथ है या एरिया है। अब इतना एक्स्ट्रा हो गया, इतना एक्स्ट्रा हो गया, एक और विलाई ऐड हुआ, इतना एक्स्ट्रा हो गया। इनके साथ एरिया ऐड हो जा रहा है ना। ठीक है, एरिया बढ़ जा रहा है, तो फूड अब क्या होगा कि कम टाइम में बेहतर एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा फाइनली एब्जॉर्ब होगा। जो छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं जो कि शायद पहले एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, अब वो भी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो माइक्रोविलाई का काम क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा देना, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, उसका रेट बढ़ जाए,
और वो ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा प्रिसाइजली हो, ज्यादा प्रॉपरली हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, सिंपल। अब और माइक्रोविलाई की दूसरी खासियत कि दे आर रिचली, वेरी रिचली सप्लाइड बाई, दे आर वेरी रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, उनमें ब्लड वेसल का बहुत रिच सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब होकर ब्लड में ही तो जाएगा, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करना है ना ब्लड को ही। ये देखो इसमें ये ब्लड वेसल्स है, ये रेड ब्लू, रेड वाला आर्टरी वाला पोर्शन होगा और ब्लू वाला वेन वाला, ठीक है, राइट। और ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं सेंटर में, ये ना ये एक्चुअली लिम्फ वेसल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल्स। ये नाम आप बहुत जरूरी है याद रखना, याद रखना। ये क्या है? ये लिम्फ वेसल है। लिम्फ का अगर आइडिया नहीं है तो उसके लिए एक वीडियो बनेगा, उसमें देख लेना, राइट। इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा। फिलहाल जानो कि लिम्फ एक फ्लूइड है ब्लड के ही जैसा, जो कि हमारे बॉडी में। तो लिम्फ क्या करता है ना, ये जो लैक्टियल्स है, जो वेसल्स है, लिम्फ वेसल, इसमें लिम्फ फ्लो करता है, ब्लड नहीं, लिम्फ। और ये हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स, राइट। अब ये फैटी एसिड्स क्या है? जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो ग्लूकोज में टूटता है, फ्रक्टोज में टूटता है, राइट। ग्लूकोज ही है ना कार्बोहाइड्रेट का यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है? अमाइनो एसिड्स बनता है, राइट, बताया। उसी तरीके से जब फैट्स टूटते हैं, फैट्स, लिपिड्स, तो हमें दो चीजें मिलती है, एक तो फैटी एसिड और दूसरा मिलता है ग्लिसरॉल। क्या मिलता है? ग्लिसरॉल। ये दोनों से क्या बना होता है मिलकर? फैट्स या लिपिड्स, ठीक है। तो फैट्स तो वाटर सोल्यूबल होता नहीं है, राइट, तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ब्लड में वाटर है तो जो वाटर सोल्यूबल चीजें वो तो बड़े आराम से घुल कर चली जाएंगी, लेकिन फैट्स वो तो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो वो लिम्फ के थ्रू जाता है, ठीक है, वहां से उसका जाना आसान होता है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे टाइप के एंजाइम्स मिल रहे हैं, फैट्स को भी डाइजेस्ट करने वाले, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, पेप्टिडेजेज जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अमाइलेजेज जो कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ, न्यूक्लिएजेज जो कि डीएनए आरएनए को भी डाइजेस्ट करेगा, सबका फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ ब्लड वेसल्स में, और जो ब्लड वेसल्स में नहीं हो रहा जैसे कि फैट्स, वो लैक्टियल्स जो लिम्फ वेसल्स है उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बात हो गई माइक्रोविलाई की। सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो गया और बहुत जल्दी हो गया। ये कहाँ हो रहा है? जेजुनम में हो रहा है, जेजुनम में शुरू हो चुका है और पूरे इलियम में होगा, ठीक है, इलियम में बड़े आराम से एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो सबसे मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा पूरे गट में वो है हमारा इलियम या ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने को और भी जगहों पर होता है, माउथ में भी कुछ कुछ एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में भी होता है, लेकिन उनका मेन काम एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो उतना मेजर फंक्शन नहीं है वहां, थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है। जो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ये है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ इसमें सपोर्ट करता है, लंबा है ना, तो फूड लंबे समय तक वहां पे रहेगा, टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने के, राइट। और ये एब्जॉर्ब्ड फूड अब कहां जाएगा? ये ब्लड के थ्रू जाएगा हर एक सेल के पास, सेल उसको पिक करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू उससे एनर्जी डिराइव करेगा, ठीक है। तो 5 स्टेप्स है ना, इंजेशन जो कि माउथ से हुआ, दूसरा डाइजेशन जो कि यहाँ पे खत्म हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तीसरा एब्जॉर्प्शन था वो भी यहीं पे हुआ, मेनली और भी जगहों पर हुआ पर मेनली यहीं पे हुआ। चौथा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन वही जो ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो अब जा रहे कहां? सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, वहां पे उनसे एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, सॉरी एसिमिलेशन। और फाइनली होगा इजेशन जो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। भाई ये सारी चीजें हमारे आपके बॉडी के अंदर होती है तो हम पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड इंटर करेगा यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, यहां से इंटर करेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के भी जंक्शन पर जहां पे वो मीट करेगा फिर एक स्फिंक्टर मिलेगा। स्फिंक्टर का काम क्या? वही बैकफ्लो को रोकना, राइट। और यहां से जो फूड इंटर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं काइल, ठीक है। माउथ से जो आया था वो बोलस था, स्टमक से जो निकला वो शाइम था या काइम, जो भी बोलना चाहो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? काइल, CHYL। अनडाइजेस्टेड फूड है मेनली, डाइजेस्टेड वाला तो एब्जॉर्ब हो ही गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो बचा कुछ है वो यहाँ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है।
इस वाले पोर्शन को, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं सीकम। सीकम, CAECUM, सीकम। ठीक है, फिर यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं कोलोन, इसका सबसे लंबा पोर्शन कोलोन। ठीक है, फिर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड रेक्टम, और फाइनली जो ये ओपनिंग है एंड में, इसको हम लोग बोलते हैं एनस। ठीक है, एनस, राइट। अब लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होगा भाई, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो रहा होगा पूरे बॉडी में, अब बस बाकी है इजेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्प्शन होता है, जो काइल यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल यहाँ से इंटर किया है सीकम में, वो कोलोन के थ्रू, राइट। अब देखो कोलोन का 3 पोर्शन दिख रहा है ना, एक जो ऊपर जा रहा है, फिर ये जो सीधा है, और फिर जो नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंड कर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, असेंड का मतलब ऊपर जाना, असेंडिंग ऑर्डर पता है ना, असेंडिंग छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाना, तो मतलब बढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो ये इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और यहां पर एक होता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। 4 पोर्शंस होते हैं कोलोन के। पहला क्या हो गया, पहला हो गया असेंडिंग कोलोन। ठीक है, नंबर 1 इज असेंडिंग कोलोन, ऊपर चढ़ने वाला असेंडिंग कोलोन। दूसरा होता है ट्रांसवर्स, जो कि लीनियर है, सीधा है। तीसरा हो गया डिसेंडिंग, ये वाला पोर्शन जो जिससे फूड नीचे आए। और फाइनली होता है एक सिग्मोइड कोलोन होता है। ये 4 पोर्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रेक्टम आ जाता है, फिर एनस आ जाता है। ठीक है, यहां से फूड इंटर किया, पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा किसका, 2 चीजों का, एक तो वाटर और दूसरे सॉल्ट्स। ठीक है, वाटर और सॉल्ट तो वाटर में डिजोल्व ही होंगे ना, तो वो साथ ही में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है जिसको वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बॉडी अगर भेजे तो वाटर वेस्ट हो जाएगा ना, क्यों वेस्ट करना है, राइट। 70% वाटर है तो वो मेंटेन रहना चाहिए ना भाई, राइट। तो इन वाटर और सॉल्ट जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और सॉल्ट का। अगर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए मेजर साइट पूछा जाए तो आप लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे। क्लियर। अच्छा देखो, ये सीकम में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है निकला हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड, अपेंडिक्स। ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट, वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब कि इसका अब कोई यूज नहीं रहा, ये अब हमारे बॉडी में इस ऑर्गन का, अपेंडिक्स का यूज खत्म हो चुका है। तो बोलोगे है कहे के लिए फिर, राइट, क्या काम है इसका। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है कि जैसे जैसे ऑर्गन्स का यूज खत्म होता है ना, बॉडी उसको शेड करना शुरू करता है। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, बंदर थे, बंदर के पहले और कुछ तो होंगे, तो किसी समय में इसका यूज रहा होगा, राइट। इसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह स्टोर्ड रहते हैं जो कि डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। अब हम लोगों में इसका कोई काम नहीं रहा, राइट। तो पहले यूज रहा होगा, अब नहीं रहा, तो अब धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि इन नेक्स्ट मिलियंस ऑफ जनरेशन ऑफ ह्यूमंस में भी खत्म हो जाए। ठीक है, धीरे 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 धीरे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, ये रहे ना रहे बात बराबर है। तो इसीलिए एक सिंपल सा सर्जरी होता है जिससे हम लोग अपेंडिक्स अपना रिमूव करवा सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, राइट। अगर मान लिया कि आपने रिमूव नहीं करवाया तो क्या दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो सकती है। इसमें बैक्टीरिया रह रहे हैं ना, अगर वो गलती से इधर उधर निकल गए या इन्फेक्शन हो गया, स्प्रेड हो गया, तो फिर अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम काउज कर सकता है। तो भाई इसका कोई फायदा तो है नहीं, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग निकलवा लें, राइट। एक माइनर सा सर्जरी होता है, उसके थ्रू हम लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स, राइट, क्लियर। वाटर एब्जॉर्ब हो गया, सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, राइट, हो गया, फाइनल एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एक ही काम बाकी है, इजेशन, राइट। तो आएगा फूड यहाँ रेक्टम में। रेक्टम में क्या होगा, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसको बॉडी एक्सक्रीट करना चाह रहा है, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, उल्टा इसके पास टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो कि फूड में रहेंगे तो उल्टा नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर करेगा यहाँ पे, इट्स स्टोर्ड टेम्पोरली, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करना है, ठीक है, कुछ समय के लिए।
राइट, कुछ समय के लिए स्टोर करेंगे और जब एक सर्टेन अमाउंट हो जाएगा तो हमारा फिर बॉडी सिग्नल देगा कि वी नीड टू गो टू रेस्ट रूम और टॉयलेट और लैबोरेटरी व्हाटएवर यू विश टू कॉल इट, ठीक है, वहां जाएंगे एंड देयर वी विल एम्प्टी अस आउट ऑफ दोज टॉक्सिक अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रू एनस, द ओपनिंग इज कॉल्ड एनस, जहां से फाइनली ये अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी को। और ये प्रोसेस क्या हो गया, ये 5वां स्टेप हो गया इजेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया पूरा, इंजेशन देख लिया, डाइजेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, असिमिलेशन देख लिया, इजेशन देख लिया, हो गया, राइट। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। कुछ डिसऑर्डर्स पता होना चाहिए आपको रिलेटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डायरिया हो गया, जॉन्डिस बता दिया, जॉन्डिस उतना रिलेटेड नहीं है, पर डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये डिसऑर्डर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, ठीक है। एंड आई होप, आई रियली डू कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट। बहुत सिंपल है, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। अगर मान लिया कि क्लियर नहीं हुआ है सारी बातें, कुछ कुछ मिस कर रहे हो, छूट रहा है तो फिर से देख लो वीडियो यार, 2 ही वीडियोस तो है, राइट। थोड़ा समय दे दो, अभी समय दोगे ना तो फ्यूचर में समय बचेगा। अभी अगर 1 घंटा 2 घंटे का समय दोगे तो फ्यूचर में उतना नहीं देना पड़ेगा। पढ़ना तो है, या आज नहीं तो कल, ठीक है, तो आज ही पढ़ लो, क्या जाता है, राइट। तो चलो, ये वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया होगा तुम लोगों के लिए, राइट। लंबा वीडियो तभी पसंद आता है जब वो कोई मूवी का हो, राइट, या टीवी सीरियल का हो, कोई बात नहीं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, खत्म करते हैं। आई रियली होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चाहो तो कमेंट कर देना, राइट, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, राइट। अगर वीडियोस पसंद आते हैं, रेगुलरली चाहते हो कि वीडियोस आते रहे आपके फीड में, रेगुलरली पता चलते रहे, तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। बगल में एक बेल आइकन होता है घंटी, उसको भी बजा देना। जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके देसी गुरुजी आ चुके हैं, राइट। और मन करे, पसंद आए तो लाइक करो, और भी पसंद आए तो शेयर कर दो यार, ठीक है, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। चलो, आपने बहुत धैर्य धीरज के साथ सुना, यू पेड अस अ लॉट ऑफ टाइम, रियली थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।